Welcome students to our lecture on circles. In the last lecture we have seen about chords and other terms related to circles. In this lecture we will see further results related to these topics, especially the arc, angle subtended by the arc or the chord at the center and the relevant results. So first of all, let us start with the angle subtended by a given chord at a point on a circle. So suppose we have a circle, and here as you can see we have a chord PQ. Okay, so we have a chord PQ. Now this chord subtends some angle at the center. So let us call this angle as X. Now on the remaining part of the circle, that is the remaining part is PRQ. सो पी आर क्यू इज द रिमेनिंग पार्ट. ठीक है, जब आप देखते हो रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या है, अगर आप देखो ये वाले एंगल को तो आपको दिखेगा आर्क पी एस क्यू. दिस इज द आर्क विच सबटेंड्स एंगल एक्स. तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा पी आर क्यू. दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. सो ऑन द रिमेनिंग पार्ट देयर इज अ पॉइंट आर. यहाँ पर आपने कोई भी पॉइंट आर ले लिया. whatever angle is at the center, here you will have half of it. तो यहाँ पर आपका एंगल हो जाएगा x/2. So angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended by it at any other point on the circle. ठीक है, तो कोई भी पॉइंट होना चाहिए बट इट शुड बी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो इसको आप कॉर्ड से भी ले सकते हो और आप आर्क से भी ले सकते हो. अगर हम बात करें इधर से, सपोज करो ये वाला एंगल है तो वो ये वाले आर्क से बन रहा है पी आर क्यू से. इफ दिस इज y, then the remaining part is this one. This is the remaining part. रिमेनिंग पार्ट पर आपने एक पॉइंट ले लिया s, और उस पर जो आपका एंगल बनेगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. तो सेंटर का एंगल बना था y और यहाँ पर हो जाएगा y/2. ओके, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाफ ऑफ द एंगल लेंगे मगर सिर्फ रिमेनिंग पार्ट्स पे लेंगे. ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, रिमेनिंग पार्ट पे ही हाफ एंगल बनता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव द रिजल्ट्स रिगार्डिंग इक्वल chords. Now suppose we have two chords AB and CD in a circle with center at O. Now the two chords are equal in length. Now the angle subtended by them at the center will also be equal in the measurement. So angle x अगर पहले chord से बन रहा है AB से, तो angle x जो है दूसरे chord से भी बनेगा. So equal chords will always subtend equal angles. Now if the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal. अब इसका ऑपोजिट रिजल्ट भी ट्रू है. यानी अगर आपके पास दो कॉर्ड हैं जिनके से बनने वाला एंगल सेंटर पे सेम आ रहा है, ठीक है, आपको कॉर्ड की लेंथ नहीं पता है बट आपको ये पता है कि कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है सेंटर पे दैट इज इक्वल, देन यू कैन से दैट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज आल्सो इक्वल. तो दोनों तरह से रिजल्ट ट्रू है. इक्वल कॉर्ड से इक्वल एंगल बनता है और अगर इक्वल एंगल बन रहा है दो कॉर्ड से देन दे आर इक्वल इन द लेंथ. Now coming to our next important topic, which is the concept of perpendicular. तो perpendicular line अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे बनाते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. तो हमारे सामने एक सर्किल दिया गया है जिसका सेंटर है पॉइंट O पर और यहाँ पर एक कॉर्ड है AB. अब AB पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो इसके 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो इसने कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. AM is equal to MB. ओके, सो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. अब इसका ऑपोजिट भी ट्रू है. यानी अगर सपोज करो आप कॉर्ड का मिड पॉइंट ले लो. ओके, आपने कॉर्ड का मिड पॉइंट ले लिया और मिड पॉइंट को आपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो फिर जो आपका लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉर्ड के. So this is our next result. We will see it. So this theorem gives the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. जैसे अभी आपके पास सेंटर था पॉइंट O और आपने इसका मिड पॉइंट ले लिया M. दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया और आपको लाइन मिल गया OM. Now M is the mid point. M आपने मिड पॉइंट लिया था. मिड पॉइंट लेने के बाद आपने सेंटर से उसको ज्वाइन कर दिया.
अब अगर आप देखोगे तो ये लाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के। सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, इसका मतलब देखो दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इफ एंड ओनली इफ इट इंटरसेक्ट्स द कॉर्ड एट द मिड पॉइंट। तो अगर सेंटर से लाइन किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट पे आएगा तो फिर वो उसको परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर से मिड पॉइंट पर आकर के कॉर्ड को मीट करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, based on the results which we have seen, we will solve some problems. Now this problem is, along with the figure we can see AB and CD are two chords. Now it is given that the chords are equal. Okay, so AB is equal to CD. O is the center of the circle, and OP and OQ are perpendicular to the chords. OP and OQ are perpendicular to the chords. तो देखो जब भी chord इक्वल है तो लेंथ में इक्वल है, आपने क्या किया, आपने उसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर बना दिया। आपको पता है कि परपेंडिकुलर जो होता है वो मिड पॉइंट पे मीट करता है, तो जब लेंथ में इक्वल है तो इसका मतलब उसका हाफ जो होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। एंगल POQ की बात करी गई है। एंगल POQ कितना होता है, एंगल POQ होता है 150 डिग्री। अब आपको पूछा गया है कि बताइए कि APQ कितना होगा। सो व्हाट इज APQ? APQ इज दिस एंगल। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल आपको निकालना है APQ, बट उसके लिए यूज क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होती है तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो भी इक्वल होती है। तो आपने क्या रिजल्ट यूज किया, आपने रिजल्ट यूज किया इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो अब जब इनकी दूरी सेंटर से बराबर होगी, इसका मतलब जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि कॉर्ड का लेंथ इक्वल है। सो OP इज इक्वल टू OQ। अब जब ये इक्वल हो गया तो अब आपने देखा ट्राइंगल कैसा बन गया आपका। आपका जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल POQ, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। Now using the angle sum property, you get angle sum property का यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एंगल QPO प्लस एंगल PQO प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल में बनने वाले दो एंगल हैं QPO और PQO, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और इनकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 डिग्री ईच। आपने एंगल निकाल लिया, 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो आपके पास ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी टोटल 90 डिग्री होगा। 90 में से 15 ये वाला एंगल हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, बचा हुआ एंगल हो जाएगा 90 माइनस 15। सो नाउ एंगल APQ इज इक्वल टू 90 माइनस 15 डिग्री विच इज 75 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखो एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ, सर्किल में कॉर्ड की प्रॉपर्टी यूज हुई, और इक्वल कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर यूज हुआ। सो क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम था, you need conceptual understanding to solve the problem. Now in the next problem we have two congruent circles, एक का सेंटर O है, दूसरे का सेंटर O डैश है। आर्क AXB, पहले सर्किल में आपने आर्क बनाया AXB, उसका सेंटर का एंगल हो गया 75 डिग्री। दूसरे सर्किल में आपने आर्क बनाया A डैश YB डैश, उसका सेंटर का एंगल बना 25 डिग्री। देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, अब आपको हमने लेंथ ऑफ द आर्क बताया था लास्ट लेक्चर में, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क कितना हो जाएगा। तो देखो हमेशा ध्यान रखो कि आर्क की जो लेंथ होती है वो प्रोपोर्शन में होती है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, खास करके जब आपका रेडियस सेम होता है, यानी कॉन्ग्रुएंट सर्किल की हम बात कर रहे होते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क कॉन्ग्रुएंट सर्किल में प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, लेंथ ऑफ आर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल सबटेंडेड। तो जितना आपका एंगल सबटेंडेड होगा उसी प्रोपोर्शन में आपका लेंथ ऑफ द आर्क बढ़ता चला जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको देखना है कि भाई दोनों आर्क का रेशियो कितना होगा। तो आपने देखा कि आर्क आपके पास है AXB और दूसरा आर्क है आपके पास A डैश YB डैश। क्योंकि दोनों का रेशियो, दोनों का रेडियस सेम है, तो आपने सिंपली क्या किया,
एंगल्स का रेशियो ले लिया। 75 डिग्री फर्स्ट का है, 25 डिग्री सेकंड का है। तो 75 और 25 का रेशियो क्या है? 3:1। तो आपका लेंथ ऑफ द आर्क का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। Now in this problem we are given a circle with center O and ABC. That means the angle subtended by the chord AB at the center is 90 degree and angle ABC is 30 degree. We have to find angle CAO. Okay, CAO एंगल हमें निकालना है। तो एंगल CAO को हम बना लेते हैं। एंगल CAO ये एंगल हो गया आपका। ये एंगल हमने ले लिया, सपोज करिए x। अब आपको पता है कि जो हमारा आर्क AB है, इसको अगर हम इधर से देखते हैं तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर एक पॉइंट आ रहा है आपके पास C। तो सेंटर पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो रिमेनिंग पार्ट पर एंगल कितना बनेगा? उसका हाफ बन जाएगा। तो ये हो गया 45 डिग्री। अब अगर आप दूसरी तरफ से बात करो तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो इसी डायग्राम में, तो एक ट्राइंगल आ रहा है OAB। ये ट्राइंगल आपका हो रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें से एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो आपके जो बचे हुए एंगल्स होंगे इधर से और इधर से, तो ये एंगल्स कितने हो जाएंगे? द रिमेनिंग टू एंगल्स आर 45 डिग्री ईच। ओके, तो इन एंगल्स को हम क्या लिखते हैं? दिस इज आइसोसेलेस एंड एंगल A, this angle A plus angle B plus angle O is equal to 180 डिग्री। तो आपको यहां से मिल जाएगा कि O की वैल्यू तो आपने 90 रख दी, तो आपको मिलेगा A plus B is equal to 90 डिग्री अगेन। ओके, A plus B हो गया 90 डिग्री। अब अगर हम देखें A plus B की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है, यहां पर आपका ये वाला पार्ट 30 है, ये वाला पार्ट आपका 45 है, ये वाला पार्ट आपका x है। You need to find the value of x. अगेन आपने देखा कि भाई हमें x निकालना है। x निकालने के लिए आपको देखना होगा कि अगर हमें एक एंगल और मिल जाता है, यानी कि ये वाला एंगल A, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल का यूज करके x निकाल सकते हैं। तो A कैसे मिलेगा? बिकॉज A एंड B आर इक्वल, एंगल A और एंगल B इक्वल था और दोनों का सम हो रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब एंगल A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 डिग्री। एंगल A 45 डिग्री हो गया, तो आपको मिल गया ये वाला एंगल 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपका 45 हो गया, ये वाला एंगल 30 हो गया, इधर से 45 हो गया। नाउ सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, दैट मींस एंगल C प्लस एंगल C प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ABC, ऑल ऑफ दीज शुड मेक 180 डिग्री। अब देखो जो दिया गया उसकी हम वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं। तो जो एंगल हमें दिए गए हम उनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको C दिया गया है 45, देन CAB दिया गया है x प्लस 45 और तीसरा एंगल आपको दिया गया 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको आपने सॉल्व किया, आपको मिल जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो द रिक्वायर्ड एंगल इज 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमने देखो सबसे पहले क्या यूज किया? सबसे पहले हमने 45 डिग्री एंगल निकालने के लिए क्या यूज किया था? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल इज हाफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। उसके बाद आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज किया। लास्ट में आपने दूसरे ट्रायंगल में आपने यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। So this marks the end of this short lecture. Again, we will have another lecture on some further topics related to circles. Thanks for watching this lecture.